Hi class, welcome to another session of Profit and Gains on Business and Profession। आज की क्लास में साहब हम ये समझेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है। जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम लोग एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट उसी के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, आइदर 50% हो चाहे वो 100% हो, ऑफ द डेट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 5(1)। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल कॉस्ट जो हम लेंगे एसेट की वो एग्जैक्टली होगी कैसे। आइए साहब समझते हैं। आइए साहब समझते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 1। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू द असेसी एज रिड्यूस्ड बाय द पोर्शन ऑफ द कॉस्ट देयर ऑफ if any has been met directly or indirectly by the other person or authority is said to be the actual cost। तो मीनिंग क्या है साहब? आपने एक मशीनरी खरीदी से, मशीनरी आपका ये खरीदी है आपने फॉर से 20 लाख रुपीस की, 2 3 4 5 6 20 लाख रुपीस। इसमें से आपने खर्चा किया से 15 लैक्स, 1 2 3 4 5, और आपको कहीं से दान खाते में आ गया पैसा 5 लाख रुपया, या आपको मशीनरी वाले ने आपको पैसा दे दिया कि भैया मैं आपको 5 लाख रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं। मशीनरी की तो वैल्यू साहब 20 लाख रुपया है, मगर आपका जो खर्चा हुआ वो सिर्फ 15 लाख रुपीज हुआ। तो जो मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी वो ली जाएगी 15 लाख रुपीज, ना कि 20 लैक्स। तो यही बोलता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द असेसी। आपको जो कॉस्ट पड़ी मशीनरी की एज रिड्यूस्ड, ये जो मशीनरी की कॉस्ट है एज रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट मेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डिस्काउंट से या दान खाते आपको मिल गया, तो वो अमाउंट रिड्यूस होकर के जो बैलेंस अमाउंट होता है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। What does the act has to say on this? The act has to say that the amount that is paid by the SSE in order to purchase the asset, including incidental expenses, shall be taken as cost of the asset। इसका क्या मतलब हुआ साहब? 15 लाख रुपए हमने डिटरमाइन कर लिया आपकी मशीनरी की कॉस्ट है, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब इसके ऊपर में आपने ट्रांसपोर्ट खर्चा किया 1 लाख रुपए का, ये आपकी ट्रांसपोर्ट आ गया, राइट, ट्रांसपोर्ट आ गया। आपकी इंस्टॉलेशन और लेबर चार्जेस आपने खर्चा कर दी साहब 1.5 लाख रुपए के, 1 2 3 4, बस 4, ठीक है। तो आपकी जो ये हो गया आपकी इंस्टॉलेशन प्लस लेबर। तो साहब जो आपकी जो कॉस्ट हुई मशीनरी की वो क्या हुई? 15 लैक्स प्लस दिस 1 लाख एंड प्लस दिस 1,50,000, यानी कि 17,50,000 रुपीज। ये आपकी मशीनरी की कॉस्ट हो गई, राइट। हाउएवर, however, in case the payment is made by the assessee for the cost of asset is made by any method apart from the mode of banking channels, यानी कि चेक, ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वायर ट्रांसफर, कुछ भी आपने इसके अलावा किया, यानी कि कैश में आपने पैसा दिया जो कि अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज है, जो कि अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज है, वो यहां पे नहीं आएगा। तो सपोजिंगली आपने यहाँ पे कॉस्ट आपकी 15 लाख रुपए, आपने उसको ऑब्वियसली सारा का सारा कैश तो दोगे नहीं आप, आपने उसको दिया 15 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट से। ट्रांसपोर्टेशन वाले को आपने दिया 1 लाख रुपया, और लेबर क्लास को आपने दिया 50,000 रुपए, और 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन आपने चेक से दिया। तो आपकी मशीनरी की वैल्यू 17 लाख रह जाएगी साहब। ये जो 50,000 रुपए आपने कैश में दिया वो आपका नहीं आएगा। अब इसके अंदर में एक चीज है साहब जो यहां पे मेंशन नहीं है, 10,000 रुपए कितने दिन, यानी या तो आप इकट्ठे दे रहे हो 10,000 रुपए से ऊपर अमाउंट,
या तो आप एक दिन के अंदर में 10,000 रुपए से ऊपर दे रहे हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर में। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। एक्चुअल कॉस्ट इन सर्टेन सिचुएशंस, ये 43(1) के एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं साहब। क्या होता था कि अगर हमारी एसेट इस तरीके से अक्वायर हुई है तो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगा। अगर हमारी एसेट इस तरह से अक्वायर हुई है, जो हमने कैपिटल गेन्स के अंदर में पढ़ा था, एसेट अक्वायर्ड बाय गिफ्ट, एसेट अक्वायर्ड बाय अमलगमेशन, डिमर्जर वगैरह, वो सब चीजों से होती है, तो क्या होगा। आपने यहां पे याद रखिएगा साहब, जो आपने एसेट्स है यहाँ पे बिजनेस यूज के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, वो कैपिटल एसेट्स नहीं है आपके, जो कैपिटल गेन्स करते हैं। तो आपने बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ पे एसेट्स, तो जितना भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बिजनेस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। आइए साहब एक्सप्लेनेशन 1 समझते हैं। एसेट यूज फॉर बिजनेस आफ्टर इट सीजेस टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। हमने इन्वेस्टमेंट वाले उसमें पढ़ा था कि साइंटिफिक रिसर्च के अंदर में अगर हमने लिया तो हमको डिडक्शंस मिल जाएंगे। तो अब इसके अंदर में क्या बोलता है साहब, एसेट जो हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमने डिप्लॉय किए थे, हमको डिडक्शन मिल गई उसकी। अब वो हम एसेट साइंटिफिक यूज के बाद बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हम उसे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो एसेट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आफ्टर इट सीजेस टू बी यूज्ड फॉर scientific research related to the business. The actual cost of the assessee for depreciation purposes shall be actual cost of the assessee as reduced by deduction allowed. यानी कि आपने वही पुराना केस 15 लाख रुपए में आपको डिडक्शन मिली से 4 लाख रुपए की, या आपको 14 लाख रुपए की, 14 लाख रुपए की आपको साइंटिफिक रिसर्च पर डिडक्शन मिल गई। तो 35(1) के अंदर में, तो अब आपकी जो एसेट की वैल्यू जो आप बिजनेस में लगाओगे वो हो जाएगी 1 लाख रुपया। तो इसके ऊपर में आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट्स एंड यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। याद रखिएगा साहब, हमारे यहाँ पे कैपिटल एसेट इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में बदली किया था कैपिटल गेन्स के चैप्टर में। अगर आप मेरी वो वीडियोस देखेंगे तो वहां पे मैंने बोला था कैपिटल यूज इन्वेंट्री दैट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, उसको बेचने पे कैपिटल गेन्स आता है। बट यहां पे हम इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करके उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं। कोई एक प्रोडक्ट था जिसको हम बेचते थे, अब वही प्रोडक्ट को हम मशीनरी बना करके और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो where the inventory is converted or treated as capital asset and is used for the purpose of business and profession, हमेशा जो आपका एसेट 43(1) में यहां पे डेफिनेशन के लिए फॉलो करेगा, दैट हैज टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये हमेशा याद रखिएगा साहब। ठीक है, ऐसा नहीं हो जाए कि आपने कोई और पर्पस के लिए रखा हुआ और उसके ऊपर डेप्शन भी चार्ज कर रहे हो, नहीं। इट हैज टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस ओनली और प्रोफेशनल पर्पसेस ओनली। द फेयर मार्केट वैल्यू of such inventory as on the date of its conversion into capital asset determined in the prescribed manner shall be the actual cost of such capital asset। कहने का भाव, हमारे पास इन्वेंट्री थी 2 लाख रुपए की, मतलब ये हमारा स्टॉक था। इसको हमने मशीनरी का स्टॉक था, तो हमने इसको फर्दर मशीनरी बनाने में यूज किया। तो ये जो 2 लाख रुपया हमने जो मशीनरी बनाई है, अगर हम उसे बाजार में लेने जाते तो उसकी कीमत 3 लाख हो सकती, उसकी कीमत 1 लाख हो सकती थी। जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन, वो वहां पे, क्योंकि वो 180 का ऊपर और नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, किसी मतलब एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, एडवांस लेवल पे सीखेंगे। तो वो जो इन्वेंट्री को आपने कैपिटल एसेट में बदली किया, राइट। सपोजिंगली आप फर्नीचर का काम करते हैं, आपने सोफा लिया, उसको क्लाइंट्स के बैठने के लिए यूज कर रहे हो अब आप, तो वो आपका एसेट हो गया। वही सोफा अगर आप बाजार में लेने जाते तो एक्स अमाउंट का मिलता, प्रिस्क्राइब्ड मैनर के हिसाब से वो एक्स अमाउंट का मिलता। तो क्या होता है साहब, आप वो एक्स अमाउंट लेकर के उसकी एक्चुअल कॉस्ट लोगे और उस पर डेप्शन चार्ज करना शुरू कर दोगे। ठीक है, एसेट अक्वायर्ड, ये सारा एक्सप्लेनेशन 1 और 1A हो गया। हमारा एक्सप्लेनेशन 2,
एसेट इज अक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, यानी कि आपने बाप दादा परदादा की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया या आपको गिफ्ट में वो प्रॉपर्टी मिली, तो द एक्चुअल कॉस्ट शैल बी to the actual cost to the previous owner minus depreciation allowable to the assessee as if the asset was the only asset in the relevant block. Any expenditure incurred by the assessee, such expenditure on freight, installation, etc. of such asset would be included. आपके पास एक बढ़िया तरीके से फर्नीचर था जो आपने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करना शुरू कर दिया, वो आपको मिला था गिफ्ट के अंदर में, और गिफ्ट की वैल्यू थी साहब वो 1 लाख रुपए के डेट का सोफा था, राइट, 1 2 3 4 5। अब आपने लिया इसको 3 साल पहले, राइट, तो 3 साल पहले आपने लिया। अब हम मानेंगे कि सोफा ही एक ब्लॉक ऑफ एसेट में पड़ा हुआ है जिसके ऊपर में से 10% का डेप्रिसिएशन है, राइट। तो आपका 3 साल के हो गया 90,000, 90,000 का 81,000 और 81,000, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन, पहले साल में 9,000 का डेप्रिसिएशन और दूसरे साल में 8,100 का, सॉरी सॉरी 1,000 का डेप्रिसिएशन, 10,000 का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल में 9,000 का डेप्रिसिएशन और तीसरे साल में 8,100 का डेप्रिसिएशन। तो जरा फटाफट से बताएं, 81, 90,000, 81,000 माइनस 8,100 कितना हुआ? तो हमारा बन गया 900, तो 9,000 का हो गया 10,000 और 71,900 रुपीज। तो जो हमारी वैल्यू ऑफ एसेट होगी दैट विल बी ओनली 71,900 एंड नॉट 1 लाख रुपीज। ठीक है, आगे सेकेंड हैंड एसेट आपने खरीदा साहब, explanation 3, where before the date of its acquisition by the assessee the asset was at any time used by any other person for the purposes of his business or profession, and the assessing officer is satisfied that the main purpose of transfer of the asset directly or indirectly to the assessee was reduction in liability of income tax, directly or indirectly to the assessee, depreciation with reference to the enhanced cost because, अच्छा करता हूं, पहले पढ़ लेते। The actual cost to the assessee shall be taken in such amount which the assessing officer with the previous approval of the joint commissioner determine having regard to all circumstances of the case। अब साहब एक सेकेंड हैंड आपने एसेट खरीदा 5 लाख रुपया का, ठीक है। अब आपने ये 5 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, राइट। असेसिंग ऑफिसर को लगता है साहब इसकी वैल्यू 5 लाख तो नहीं होती है, उसने कुछ वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया, एटसेट्रा किया, वो कहता है यार ये 5 लाख रुपए आपने इसलिए लिया है कि आप इसके ऊपर में 50,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे और अपनी प्रॉफिट को कम कर लोगे। तो वो क्या करेगा, जॉइंट कमिश्नर के पास जाएगा और बोलेगा सर सर ये देखो इसने ज्यादा कर रखा है डेप्रिसिएशन, तो मुझे एक ये लगता है कि 5 लाख की जगह इसकी वैल्यू से 1 लाख रुपए होनी चाहिए, 1 लाख रुपए होनी चाहिए, राइट। जॉइंट कमिश्नर बोलेगा ठीक है, तो वो आपको बोलेगा साहब 5 लाख रुपए तो आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू तो 1 लाख रुपया है, तो 40,000 का डेप्रिसिएशन तो भैया गया, आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपकी वैल्यू ऑफ एसेट हो जाएगी 1 लाख माइनस 10,000, दैट इज 90,000 रुपीज। तो आपको डेप्रिसिएशन जो मिलेगा आगे से 90,000 के ऊपर में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बोल रहा है ये explanation 3। फिर रीएक्विजिशन ऑफ द एसेट, any asset which has once belonged to the assessee and has been used by him for the purpose of his business and profession and thereafter ceased to be his property, यानी पहले आपके पास एक फर्नीचर था, उसको आपने बेच दिया, आपने बोला नहीं नहीं यार मैंने गलती कर दी, और आपने उसे रीक्वायर कर दिया उस बंदे से, बाय रीजन ऑफ ट्रांसफर और अदरवाइज इज रीक्वायर्ड बाय हिम, एक्चुअल कॉस्ट विल बी लोअर ऑफ क्या, कि आपने जब इसको बेचा था उस दिन की बुक वैल्यू ले लीजिए और उसके ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज करिए जिस दिन, तब तक जब तक आपने इसको रीएक्वायर किया। तो एक्चुअल कॉस्ट
when the first acquired of asset minus depreciation allowed to the assessee as if the asset is the only asset in the relevant block of assets। यानी कि आपका 1 लाख रुपया का एसेट था। ओके। आपने उसका रिटर्न डाउन वैल्यू किया से 10,000 रुपए। 10,000 रुपए को आपने बेच दिया 20,000 रुपए में। और आपने उसे री खरीद लिया 30,000 रुपए में। राइट। इनकम टैक्स बोलता है या तो हम एक्चुअल प्राइस जो आपने दिया है वो मानेंगे, या तो जो 10,000 रुपए के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज होता जितना भी आगे पीरियड के लिए, उसको माइनस कर देंगे। सपोजिंगली आपने अब 3 साल के लिए किया और 3,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होता उसमें, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। तो हम मानेंगे कि आपकी एसेट की वैल्यू 7,000 है, 30,000 नहीं। राइट। विच एवर इज लोअर, यानी कि 10,000 माइनस 3,000 विच इज 7,000, और 30,000 विच एवर इज लोअर। राइट। As acquisition of assets previously owned by any person to whom such asset is given on lease on hire basis। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझिएगा साहब इसको। एक असेसी है ए। ए ने एसेट दिया बी को और उससे लीज पे ले लिया वापस। तो क्या होगा ये समझते हैं। Where before the date of acquisition by the assessee were any time used by any other person for the purpose of his business or profession, and depreciation allowance has been claimed in respect of such assets by the other person, and such other person acquires on lease, hire, or otherwise assets from the assessee, then the actual cost of the transferred asset in the case of the assessee shall be same as the written down value of the said asset at the time of transfer, therefore by another person। मतलब ए ने बी को एसेट ट्रांसफर किया, जो डेट को इसका एसेट का कॉस्ट था जब बी को ट्रांसफर हुआ, और यहां से इसने इसको लीज हायर पे दिया, तो हम ये वाला कॉस्ट मानेंगे साहब, और ये डिप्रेशन चार्ज ले लेगा। राइट। एक्सप्लेनेशन 4A ओवरराइड्स एक्सप्लेनेशन 3। तो एक्सप्लेनेशन 3 के ऊपर में जो बेसिकली उसके ऊपर में था हमारे सेकंड हैंड एसेट्स के ऊपर में, ये ओवरराइड करता है। तो यहां पे वहां पे असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करता था कि आपने कोई टैक्स की चोरी कर रखी है कि नहीं कर रखी है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो द रिजल्ट of this is that there is no necessity, कहाँ गया? There is no necessity of finding out whether the main purpose of the transaction is reduction of tax liability। Explanation 4A is activated in every situation described above without inquiring about the main purpose। मतलब कि ये 4A हमेशा लागू होगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन 3 के केस में लागू नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। Where the building was previously the property of the assessee is brought into use for the purpose of business or profession। आपकी बिल्डिंग थी, आपने उसको बिजनेस के लिए डाल दिया। ठीक है। तो ये मेरी बिल्डिंग थी, ये मेरी बिल्डिंग थी, यहां पे मेरा एक छोटा सा मैंने घर बना रखा था। तो मेरे पास ये जगह थी, मैंने इस जगह को बिल्डिंग को बिजनेस पर्पस के लिए डाल दिया। खाली पड़ी हुई थी, क्या करता, कमाई के जरिए बना देते हैं। तो where the building was previously the property of the assessee is brought into use for the purpose of business or profession, it its actual cost to the assessee shall be the actual cost of building to the assessee as reduced by an amount equal to the depreciation calculated at the rates in force on that day that would have been allowed to the building had it been used for the purpose of business and profession since the date of acquisition of the assessee। ये बिल्डिंग मैंने सपोजिंगली 1 करोड़ की खरीदी थी। राइट। ये दोनों चीजें, सो 1 करोड़ की ये खरीदी और 50 लाख की ये खरीदी। तो ये आप साहब इसका तो कुछ नहीं है मेरे पास। इसका मैं सपोजिंगली मैंने 5 साल पहले बिल्डिंग खरीदी थी, और 5 साल तक अगर मैं इसको बिजनेस में यूज करता तो मेरा डेप्रिसिएशन कुछ 20 लाख का होता हाइपोथेटिकली। ठीक है। और 80 लाख रुपए की मेरी वैल्यू हो जाती, बुक वैल्यू। राइट। एक्ट बोलता है कि हम इस 80 लाख रुपया को मानेंगे, 1 करोड़ को नहीं मानेंगे। ठीक है।
दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ बिल्डिंग्स ओनली एंड नॉट इन केस ऑफ अदर एसेट। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए माना जाएगा साहब, अदर एसेट्स के लिए नहीं है ये। ठीक है। तो बिल्डिंग के केस में हम ये मान लेते हैं कि शुरुआत से आपके पास थी बिजनेस पर्पस के लिए, आपने ही नहीं यूज की, वो आपकी गलती है। तो हम तो इसे डेप्रिसिएशन के बाद ही मानेंगे। आगे चलते हैं साहब। कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। अब हो क्या रहा था साहब, मैं एक एसेट खरीदता हूं, से सपोजिंगली 10 लाख रुपए का, और मैं लोन उठा लेता हूं, लोन पे ले लेता हूं, और बोलता हूं मैं हर साल आपको साहब 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दूंगा। अब मैं बड़ी चालाकी से करता हूं साहब, 10 लाख रुपए तो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट है, आपने बोला एनी इंसिडेंटल कॉस्ट, तो अब मैं हर साल का 1 लाख रुपए इंसिडेंटल कॉस्ट हो गया। तो भाई साहब मैं तो कॉस्ट की पहले एक साल में 11 लाख मानूंगा, दूसरे साल में 12 लाख मानूंगा, तीसरे साल में 13 लाख मानूंगा, और डेप्रिसिएशन में अकॉर्डिंगली चार्ज करता रहूंगा। गवर्नमेंट बोला वाह भैया आप तो बड़े चतुर इंसान हैं। तो एक्सप्लेनेशन 8 आप पढ़ेंगे। Any amount paid or payable as interest in connection with the acquisition of asset and relatable to the period after the asset is first put to use shall not be included as deemed to have never been included in the actual cost of asset। मतलब साहब 1 लाख रुपया आप बिजनेस इनकम से निकालिए, यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आपको हम दे देंगे, आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दे देंगे, यहां पे मत करिए। आपकी एसेट की वैल्यू 10 लाख ही है। जैसे ही आपने एसेट पुट टू यूज किया उसके बाद ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट का खर्चा हम नहीं देते। आपकी एसेट हो गई, यूज हो गई, पुट टू यूज हो गई, हम क्यों दे भाई? हर साल आप अपने एसेट के ऊपर खर्चा ही करते रहोगे क्या? वो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया एक तरह से, तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई एसेट की, कहने का भाव। ठीक है। तो आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज एनी इंटरेस्ट पेड ऑन दैट अमाउंट ऑफ एसेट इज नॉट चार्जेबल। वही चीज हो गई साहब, अगर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से देखते तो जो हम कैपिटलाइज करते हैं बिफोर पुट टू यूज ऑफ द एसेट एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड इज टू बी कैपिटलाइज, वही चीज यहां पे बोल रहा है। The amount of duty of excise or additional duty leviable shall be reduced if the credit is claimed। कहने का भाव, मैंने बाहर से मशीन्स मंगवाई, से मैं जिम्स का काम करता हूं, और मैंने ट्रेडमिल मंगाया 1 लाख रुपए का। अब इंपोर्ट ड्यूटी मैंने पे करी, मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी 20,000, और जीएसटी लगा दिया उसके ऊपर में 10,000, और से कस्टम ड्यूटी लग गई, बाकी सब अटरम शटरम ड्यूटी लग गई मेरी से 5,000 रुपए की। तो मेरी कुल मिला के यहां तक का जो घर तक लाने का कॉस्ट था वो 35,000 रुपये और लग गया। अब इस 35,000 में मैं ये 10,000 रुपये क्लेम कर लूंगा, भैया मेरा जीएसटी है तो मैं आराम से इसको क्रेडिट ले सकता हूं, या कस्टम्स ड्यूटी है मैं इसको क्रेडिट ले सकता हूं। ठीक है। वो बोलता है साहब आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट होगी वो 1 लाख, प्लस जितना इस 35,000 में जितना आपने क्लेम नहीं किया, ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्साइज ड्रॉबैक्स, जीएसटी, ये सब फलाना ढिमकाना जो आपने क्लेम नहीं किया, उतना आप कॉस्ट ऑफ एसेट ले लो, बाकी तो भैया कॉस्ट, बाकी भूल जाओ। तो the actual cost of asset shall be reduced by the amount of duty of excise or additional duty leviable under section 3 of the custom tariff act 1975 in respect of which claim of credit has been made or and allowed under central excise rules 2002। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? आगे चलते हैं। सब्सिडी और ग्रांट और रीइंबर्समेंट, ये यूजली हमको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, हमने सोलर पैनल लगाया हमको सब्सिडी मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो भाई साहब ये माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एसेट से। वेयर अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट, वेयर अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, राइट, acquired by the assessee has been met directly or indirectly by the central government, state government, or any authority established under any law or by any other person in the form of subsidy, grant, reimbursement, by whatever name called, कुछ भी बोल सकते हैं, then
so much of the cost that is relatable to such subsidy or grant or reimbursement shall not be included in the cost of assets. आपने एसेट्स मंगवाए साहब। अब दो केसेस है इसके अंदर में। पहला केस, आपने एसेट खरीदा 50 लाख रुपए का, गवर्नमेंट की तरफ से इस एसेट के ऊपर में ग्रांट मिला 10 लाख रुपए का, ये मशीनरी वन। अब आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट क्या हो जाएगी साहब? 40 लाख रुपए। नेट नेट खत्म। 10 लाख रुपए इस मशीनरी के ऊपर में सब्सिडी दी, आपको मिल गए 10 लाख रुपए, आपके गए 40 लाख रुपए। आपने मशीनरी खरीदी M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। आपने खरीदी 50 प्लस 100 प्लस 150, ठीक है। तो आपकी टोटल मशीनरी की वैल्यू हो गई से 200-300, तो 300 लाख आपकी हो गई। गवर्नमेंट से आपको ग्रांट कितना मिला साहब? से 30,000, राइट, 30 लाख। अब मैं इसको क्या करूं, कैसे करूं? गवर्नमेंट बोला इकट्ठा दे देता हूं ग्रांट में आपको, 300 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 30 लाख की आपकी 10% हम देते हैं जी। तो हम क्या करेंगे साहब, ये इसको प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 30 लाख, राइट। तो 15 लाख रुपए यहां पे हो गए आपके, प्लस आपके ये क्या कहते हैं, 15 लाख नहीं, 50 लैक्स डिवाइडेड बाय 300 लैक्स, तो ये और ये हो गया, ये और ये हो गया 15 लाख रुपए। 100 डिवाइड बाय 300, 100 डिवाइड बाय 300, तो यहाँ पे सॉरी, हाँ, 15 लाख, 30 लाख, और इस तरीके से 30 लाख रुपीज को हम डिवाइड कर देंगे। तो 300, सो 15 lakhs divided by 300 lakhs into 30 lakhs, सॉरी 50, माय फॉल्ट, राइट। तो ये गया, ये और ये गया, और ये 3 1 3, तो ये 5 हो गया, राइट। 5 lakhs यहां मिल गया आपको, 10 लाख आपको यहां मिल गया, और 15 लाख आपको यहां मिल गया, तो ये हो गए 30 लाख रुपए। तो कहने का भाव, अगर आपको इकट्ठा आपको ग्रांट या सब्सिडी मिला तो उसको प्रोपोर्शनेटली बांट दो। इन केस द सब्सिडी is not directly relatable to the asset, then the amount to be reduced from the cost will be portion of the cost of asset to the total cost of asset, proportionately बांट दो, right? Asset is acquired outside India by an assessee being a non-resident, and such an asset is brought to him by him to India. नॉन रेजिडेंट है, एसेट वहां पे बाहर रखता था, अब वो इंडिया में लेके आके काम करेगा। वेयर एन एसेट इज अक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाय एन एसएससी बीइंग अ नॉन रेजिडेंट, एंड सच एसेट इज brought by him into India and used for the purpose of his business and profession, actual cost of the asset to the SSC shall be the actual cost of the asset as reduced by an amount equal to the amount of depreciation calculated at the rate in force that would have been allowable had the asset been used into India since the date of acquisition by the assessor. नॉन रेसिडेंट है, वो अपना एसेट बाहर से इंडिया में लेके आ रहा है, तो भाई साहब वो वैल्यू हम मानेंगे। आपका अगर एसेट 3 साल पहले आपने खरीदा था बाहर और वो यूज कर रहे थे, उसको आप इंडिया में लेके आ रहे हो, तो साहब 3 साल का डेप्रिसिएशन लेकर के जो रिटन डाउन वैल्यू होगी वो हम मान लेंगे यहां पे आपकी बुक वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है जी। कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट ऑन विच डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 35A(d). So the actual cost of capital asset on which deduction has been allowed or allowable by SSC under section 35A(d) हम पहले कर चुके हैं, shall be 0, nil, right? Ab this would be applicable in case of the transfer of assets where कहां SSC himself has claimed deduction under section 35A(d). Previous owner has claimed deduction under section 35A(d). तो प्रीवियस ओनर था, उसने पहले ले चुका है,
करके, और उसने फिर आपको गिफ्ट या विल में दे दी या इररिवोकेबल ट्रस्ट में दे दी। डिस्ट्रीब्यूट लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हो गई और वो एसेट आपके हिस्से में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन टोटल और पार्टिशल पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ आ गया। फिर होल्डिंग टू 100% सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी टू 100% होल्डिंग कंपनी, ये जो हम लोग कर चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय एन अमालगमेटिंग कंपनी टू एन अमालगमेटेड कंपनी इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन, और जो अमालगमेटेड कंपनी है वो इंडियन कंपनी हो जाए। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ डिमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डिमर्जर एंड द रिजल्टिंग कंपनी इज इंडियन कंपनी। मतलब 35 AD में जो प्रीवियस ओनर है उसने क्लेम कर लिया है और इस तरीके से उसने ट्रांसफर किया है। Any transfer of capital asset or intangible asset by a firm to a company as a result of succession of the firm by a company, firm कंपनी में बदली कर ली, और एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ corporatization of a recognized stock exchange in India, as a result of which the association of person or body of individuals is succeeded by such company। AOP BOI बन गई, कंपनी बन गई, ड्यू टू डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ recognized stock exchange, fulfilling the conditions specified of this conversion। Transfer of capital asset or intangible asset by sole proprietary concern to a company where the sole proprietary concern is succeeded by the company, मतलब sole proprietor company में convert हो गया। A transfer of capital asset or intangible asset by a private company or an unlisted public company to a LLP as a result of the conversion of such company into LLP। तो ये जो सारे केसेस आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ओनर के केसेस हैं। अगर ये प्रीवियस ओनर ने क्लेम कर लिया है तो आपके लिए भी निल हो जाएगा। However, when an asset in respect of which deduction is claimed and allowed under Section 35 AD is deemed to be income of the assessee in accordance with the provisions of 35 AD 7B, यानी कि जो स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर में काम नहीं किया और आप जल्दी बेच दिया और जो उसको डिसअलाउंस मिला और उसका एसेट का वैल्यू बन गया, the actual cost of the asset to the assessee shall be actual cost less depreciation as if the asset is used for regular businesses। तो अगर उसका डिसअलाउंस हो गया तो ऑब्वियसली साहब वो एसेट, वो 35 AD वाला एसेट तो रहा नहीं, तो वो हो गया आपका नॉर्मल एसेट। तो आपको उतने साल का डिडक्शन हटा करके जो कॉस्ट बचेगा वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। सपोजली प्रीवियस ओनर ने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा, 35 AD के अंदर उसको 1 लाख रुपए का डिसअलाउंस मिल गया, तो अब उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 लाख माइनस से जितने साल का डेप्शन से 5,000 का डेप्शन हुआ, तो वो 95,000 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन लगा करके 95,000 आपका बुक वैल्यू हो जाएगा। तो साहब आज की क्लास यहीं तक थी। अगली क्लास में हम लोग फर्दर ऑन एसेट्स पढ़ेंगे। ठीक है साहब, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे हेड। बाय बाय।